यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक सर्वे कराया था सच्चर कमेटी के जरिए, जिसने रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात या तो दलित जैसे हैं या दलितों से बदतर हैं। बदनसीबी ये है कि जिस कौम ने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की हो, आज 70 साल में ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान या तो दलित हो गया या दलित से बदतर हो गया करते हैं। सुश्री मायावती जी ये हैं, अखिलेश जी ये हैं, इंदिरा जी ये हैं, राहुल जी ये हैं, और उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो गई, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मनमाने तरीके से। आप किराएदार कोई नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है, आपका इदारा कोई नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी किराया सिर्फ आने लगे तो मुसलमान को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी इस कुर्सी पर बैठता उसकी नीयत ठीक नहीं होती। तजवीज़ की कि दिल्ली में जितने भी इमाम हैं जो वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं, उनकी तनख्वाह आधी बढ़ा करके दुगनी करेंगे, मौज़न की तनख्वाह दुगनी करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सबको पेमेंट भी दे दी और बढ़ा भी दी। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, फंड की हमारे पास कमी नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डाइस पर मौजूद खमुद्दीन साहब जो चेयरमैन हैं इस मदरसे के, इकराम एडवोकेट साहब, जस्टिस सिद्दीकी सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब, कलीमुल हफीज़ साहब, हिमाल अख्तर साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, हफीज़ुर रहमान साहब और इरफान अशरफी साहब, और मेरे सामने प्यारे बच्चों और जितने भी उनके वालिदैन आए हुए हैं, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ। मैं इस वक्त में चंद बातें आप लोगों से करना चाहूँगा। इलेक्शन का वक्त भी है, और क्योंकि इस वक्त मैं ओखला से MLA हूँ और दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम जो अब से पहले जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो नहीं कर सके, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं करना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं या दलित हैं। और ये जो इससे पहले की यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक सर्वे कराया था सच्चर कमेटी के जरिए, जिसने रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात या तो दलित जैसे हैं या दलितों से बदतर हैं। और किसी भी कौम के उस वक्त तक हालात नहीं संवर सकते जब तक कि उसके पास एजुकेशन ना हो। आप खुद समझिए कि जिस कौम ने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत की हो, तो जो कौम जिस मुल्क में हुकूमत करती है तमाम चीजें उसी के पास होती हैं, ताकत भी उसी के पास होती है, पैसा भी उसी के पास होता है, ओहदे भी उसी के पास होते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि जिस कौम ने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की हो, आज 70 साल में ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान या तो दलित हो गया या दलित से बदतर हो गया। अगर आज आप एजुकेशन की बात करो तो पूरी बस्तियां जिसमें 10,000 15,000 आबादी के लोग रहते हों, वहां पर आप 100 पढ़े लिखे लोग नहीं निकाल सकते। पूरे इलाके जहां पर लाखों लोग हों, वहां पर चंद हजार लोग आप पढ़े लिखे नहीं निकाल सकते। आज सरकारी नौकरियों में आप ना के बराबर हैं। राजनीति में जितने आपके लोग हैं वो आपके बारे में बात नहीं करते, आप अपने आकाओं के बारे में बात करते हैं। सुश्री मायावती जी ये हैं, अखिलेश जी ये हैं, इंदिरा जी ये हैं, राहुल जी ये हैं, और उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के वोट हासिल करते हैं, लेकिन अभी कभी भी आप लोगों के काम करने की कोशिश नहीं करते। इतनी हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर
कि वो आप लोगों के लिए खुलकर काम कर सके। वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन हूं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस के पास है। दूसरे नंबर में रेलवे के पास है। बेटा सुन लो जरा सा, सुन लीजिए, काम की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि रेवेन्यू, हिंदुस्तान का रेवेन्यू सबसे ज्यादा डिफेंस के पास है, यानी कि फौज के पास है। दूसरे नंबर पे रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो गई, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मनमाने तरीके से। आप किराएदार कोई नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है, आपका इदारा कोई नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी किराया सिर्फ आने लगे तो मुसलमान को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने इदारे खोल सकता है, अपने स्कूल खोल सकता है, अपने अस्पताल खोल सकता है और अपनी कौम के बच्चों के लिए बड़े बड़ी कंपनीज खोल करके वहां नौकरी दे सकता है। लेकिन जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसकी नीयत ठीक नहीं होती। सरकार से मांगता नहीं है। मैं जब वक्फ बोर्ड में आया तो उस वक्त में जो सरकार से ग्रांट मिलती थी वो 70 लाख रुपए ग्रांट मिलती थी। खर्चा हमारा साल की 70 लाख रुपए मिलती थी। 6 करोड़ रुपया खर्चा था। आमदनी सिफर थी, किराए पे कोई देता ही नहीं था। मैं आया आकर के सबसे पहले तो हमने आमदनी जो 7 लाख रुपया थी उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया किया। सरकार के पास खर्चा भेजा तो सरकार ने हमें 7.5 करोड़ रुपया ग्रांट हमारी बढ़ा दी। उसके बाद 9 करोड़ कर दी। इस साल मैंने एक तजवीज की कि दिल्ली में जितने भी इमाम हैं जो वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं उनकी तनख्वाह आधी बढ़ा करके दुगनी करेंगे, मौज़िन की तनख्वाह दुगनी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सबको पेमेंट भी दे दी और बढ़ा भी दी। दूसरी तजवीज हमने ये रखी कि दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आती हों या ना आती हों, क्योंकि दिल्ली मस्जिद जो भी होती है वो वक्फ बोर्ड की होती है, कब्रिस्तान जो भी होता है वक्फ बोर्ड का होता है। तो दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं उनके अंदर इमाम को और मौज़िन को तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा। और ये हमने सारी चीजें सरकार के पास रखी तो तकरीबन 37 करोड़ रुपया बजट के तौर पे इस मर्तबा दिल्ली सरकार ने हमको दिया। आप अंदाजा लगाइए, जहां 70 लाख रुपया 70 साल में आया, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 साल में 37 करोड़ रुपया दिल्ली वक्फ बोर्ड का बजट दिया। बजट नहीं आता था पहले सिर्फ ग्रांट आती थी। अभी कलीमुल हफीज भाई पिछली मर्तबा मुझे मिले थे तो इन्होंने हमसे तजवीज रखी कि तेलंगाना के तौर पर मुसलमान बस्तियों में छोटे छोटे स्कूल किराए पर लेकर के अपने खरीद करके अपनी जगहों में मुसलमान बच्चों को तालीम हासिल कराई जाए। क्योंकि हमारे जो इलाके हैं, जैसे सीलमपुर का इलाका है, मुस्तफ़ाबाद का इलाका है, बाबुरपुर का इलाका है, खुरैजी का इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका है या ओखला का इलाका है, वहाँ पर हमारे पास जगहें नहीं है, हम सरकारी स्कूल नहीं बना सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी कोशिश हम कर सकते हैं सरकारी स्कूल बनाने की, हम लोगों ने ये तमाम कोशिशें अपने इलाकों में कर रहे हैं। इन्होंने हमें तजवीज़ रखी तो मैंने इनसे कहा कि आप तजवीज़ बनाइए, दिल्ली वक्फ बोर्ड जितने स्कूल हमारी कौम को दिल्ली में ज़रूरत होगी हम खोलेंगे और अपने खर्चे से खोलेंगे। और अभी मैंने इनसे कहा कि भाई आप प्लानिंग करिए, हम लोग 1 जुलाई को 10 स्कूलों का इनॉग्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह 10 स्कूल खोलेंगे। और मैंने कहा इनसे कि आप करिए, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, फंड की हमारे पास कमी नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है, सरकार के पास बहुत पैसा है। हम लोग ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अगर अब से पहली सरकारों ने अगर आप लोगों के लिए काम किया होता तो आज आपके हालात ये नहीं होते जो आज हैं। आज आपके बच्चे होटल पे प्यून की नौकरी करते मिल जाएंगे, रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे, चाय बेचते हुए मिल जाएंगे, ई रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे। राज मिस्त्री जितने होंगे उसमें से ज्यादातर आपके बच्चे होंगे, कारपेंटर आपके बच्चे होंगे। अगर तालीम इनके पास होगी तो ये भी बाबूजी बनकर, हर कोई चाहता है ना
कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, सरकार की चीजें, सरकार का सिस्टम ऐसा है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो अपने बच्चे का इलाज या अपना इलाज किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में नहीं करा सकता। सिस्टम ऐसा है। लेकिन इस आम आदमी की सरकार ने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर किया। आप कहां पढ़ते हो? आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और जिनके पास पैसा भी है उनके दाखिले ही नहीं होते। आप इलाज कराने कहां जाते हो? सरकारी अस्पताल में जाते हो या मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो। आप वो लोग हैं जो 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हो। आप वो लोग हैं जो 700 लीटर से कम रोजाना इस्तेमाल करते हो। अगर आप देखोगे, इस सरकार से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को, दलित को, पिछड़े को हुआ है। अमीरों को कोई फायदा नहीं हुआ। इस सरकार ने डायरेक्ट आप लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक तरफा मेहनत करके, कोशिश करके। रमजान के महीने में इलेक्शन है, मई में टेम्परेचर 45 होगा। उस वक्त में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक दिन रोजे में नमाज पढ़ के, दुआ करके आप ऐसी सरकार को जिताने की कोशिश करें जो खालिस आपके लिए काम कर रही है। जो सारे दिल्ली के इमामों को तनख्वाह से पहले की सरकार ने दिया, जो आपकी मस्जिद में इमाम है उसे किसी ने तनख्वाह देने की बात की हो, हम लोगों ने बात की। 1 जून को दिल्ली के, अभी हमें रोक लगा दी इलेक्शन से, जब ये मैंने अभी तनख्वाह जारी की तो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भड़क गए कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वोटों के लिए दे रही है, जबकि उन्होंने सिग्नेचर रोक रखे थे। चेक नहीं बना पा रहा था मैं। जैसे ही मुझे पता लगा, इमार अख्तर साहब मेरे मेंबर बैठे, इनके चेक और मेरे चेक से तमाम इमामों की तनख्वाह हमने जारी की। और जो बचे हुए दिल्ली की 1200 मस्जिदें हैं, 1 जून को इंशाल्लाह उनके मौज़न की भी, उनके इमामों की भी, उनकी डिटेल हम इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हम जारी करेंगे। ये वो सरकार है जो काम कर रही है आपके लिए। स्कूलों को सुधार रही है, अस्पतालों को सुधार रही है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, इससे डायरेक्ट फायदा आपको है। नफरत की बात नहीं करती, आपके बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, आपके बच्चों का इलाज करने की बात करती है, आपको सस्ती बिजली देती है, आपको मुफ्त पानी देती है, आपको पेंशन देती है। और सारी फायदा अगर आप सोचोगे तो ये आपको हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया आपको? अगर कुछ दिया होता तो आप 70 साल तो उन्हीं की हुकूमत रही है, 70 में से 55-60 साल रही है उनकी हुकूमत। अगर उन्होंने आपको दिया होता तो आप बादशाह से दलित जैसी हालत या दलित से कमजोर हालत आपकी नहीं होती। ये बहुत सोचने का मुकाम है। अगर उस सरकार ने आपको दिया होता तो आज ये हालात आपके नहीं होते। जब वो सरकार थी, आप फसादात की बात कर लीजिए, जब वो सरकार थी जहां फसाद होता था डायरेक्ट पुलिस वाले या पीएससी गोली मारते थे, चाहे वो मेरठ फसाद हो, चाहे मल्याना फसाद हो, चाहे हाशिमपुरा फसाद हो, चाहे मुरादाबाद फसाद हो, चाहे भिवंडी फसाद हो। अगर इन फसादों की आप बात करेंगे जो कांग्रेस की हुकूमत में हुए, मुसलमानों को डायरेक्ट सीआरपीएफ ने या पीएससी ने या पुलिस ने डायरेक्ट गोलियां मारी। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर फसाद हुआ अभी पीछे, वहां समाजवादी की सरकार थी। एक वाकया आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान को किसी पुलिस वाले ने गोली मारी, क्योंकि वो सरकार समाजवादी की सरकार थी। जाटों का मुसलमानों का झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, कत्ल भी हुए, लेकिन किसी पुलिस वाले ने, जहां पर कांग्रेस की या बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, वहां किसी पुलिस वाले ने कभी किसी मुसलमान को नहीं मारा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ने एक छुपकर हमारी हिमायत लेकर के, एक ने हमें बर्बाद किया, एक ने खुलेआम हमें बर्बाद किया। हमारा मानना यह है कि जो सामने वाला दुश्मन है वो कम खतरनाक है छुपे हुए वाले दुश्मन से। तो इन चीज़ों को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 12 मई को आप लोग अपने घरों से निकल करके ऐसी सरकार को जो डायरेक्ट आपको फायदा पहुंचा रही है, आप उसको वोट दें। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को